हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे एमडीसी या एमआईसी या एमजेसी, ये तीनों ही पेपर में आप देखिएगा आपके सिलेबस में तीनों का ही सिलेबस एक जैसा है। और जिनका भी फिलॉसफी होगा तो उनको जो पढ़ना है ना, तो वो यही है कि आपको तर्क के बारे में पढ़ना है और उसमें भी डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ना है, लॉजिक के बारे में। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो हमारा हुआ था, मतलब इससे पहले 2 वीडियो इस पे हमने किया है, जिसमें से आप देखेंगे कि पहला वीडियो था क्या, तो इसके सिलेबस को हमने मेंशन किया था। और सेकेंड वीडियो आज पहले वीडियो के ही आधार पर, यानी कि पहला वीडियो जो सिलेबस और सेकेंड वीडियो में हमने तर्क क्या है, तर्क की परिभाषा, इन तमाम चीज़ों को बताया था। और ये जो थर्ड वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो इसमें हम बताएंगे आपको कि उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यानी पहले वीडियो के ही आधार पर ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके सामने हैं। और इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला हम रखेंगे ताकि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव 60 से 70 क्वेश्चन तैयार हो जाए। और 2-3 आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा जो कि बड़ा बड़ा होगा। तो पूरा आपका ये फिलॉसफी का जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। तो पहले तो आज के वीडियो में लगभग 20 से 21-22 क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि पहले वीडियो के ही आधार पर होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा आराम से और इसको समझिएगा, तभी वो पहला वीडियो का देखिए फिलॉसफी में एक नियम से आपको चलना पड़ेगा। इसमें है कि आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव देखते जाना होगा। ऑब्जेक्टिव देखिएगा, बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे, और सब्जेक्टिव जब पढ़िएगा तो वहाँ पर कंसेप्ट आपकी क्लियर होती जाएगी। कुछ चीज़ें जो आप सब्जेक्टिव में नहीं समझ पाएंगे उसको ऑब्जेक्टिव में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। और इसमें आप चाहिएगा कि एकाएक आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाए तो आप नहीं नॉलेज गेन कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता भी है। इसलिए इसको थोड़ी बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने की मतलब कोशिश भी हमारी रहेगी। कुछ दिन हाँ ये बात सही है कि आपका डिले हुआ, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। उसके अलावा हम घर नहीं आ पा रहे थे, तो हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से घर हमको आना पड़ा। अभी आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं पर्व त्यौहार का माहौल चल रहा है, तो अब आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म करा देंगे। अब यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा एग्जाम से पहले क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तर्कशास्त्र जो होता है वो विश्लेषण करने वाला ज्ञान है। इसमें किस तरह का विश्लेषण होता है यही पूछ रहा है आपको। तर्कशास्त्र के अंदर किस तरह का विश्लेषण होता है यही चीज़ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सत्य और असत्य का, तार्किक और अतार्किक का, और उसके बाद है दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तर्कशास्त्र में क्या होता है ना, इसमें सत्य असत्य का ज्ञान तो होता ही है, इसके अलावा तार्किक और अतार्किक दोनों का ही आपको ज्ञान प्राप्त करना होता है। यानी कि दोनों सही है, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों सही होगा। आज ये दूसरे क्वेश्चन में, तर्क की संपूर्ण प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो तर्क की जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन 3, बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो तर्क की जो प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार की होती है, 1 मिनट रुकिए अभी तुरंत बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तर्क की प्रक्रिया है, ए ऑप्शन है आगमन, ऑप्शन बी है निगमन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब देखिए यहाँ पे समझाते हैं। तर्क 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। यहीं से अब तीसरा और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेट था, इसीलिए अभी हम नहीं बताए थे। अब देखिए तर्क 2 प्रकार की होती है बच्चों, एक होता है निगमन, एक होता है आगमन। आगमन तर्क उसे कहते हैं जिसमें उदाहरण के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, और निगमन तर्क वो होता है ना जिसमें ऐसा होता है कि उसमें आपको कोई मतलब एक निष्कर्ष के रूप में आपको कोई चीज़ स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसी के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। यानी कि देखिए निगमन में आपको सबसे पहले नियम बता दिया जाता है कि क्या चीज़ें क्या होती है, क्या नियम है, यानी कि कह देगा इसमें निगमन में। निगमन तर्क में देखिए आपको एक स्टेटमेंट देगा और बोलेगा सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो ये तो सही है कि सभी जो इंसान होता है जन्म लेता है उसका मरना तय है, तो मरणशील है। दूसरा ऑप्शन आपके पास दे देगा, दूसरा स्टेटमेंट कि देखिए सभी मोहन एक मनुष्य है अतः वह भी मरणशील है। तो ये हुआ ना कि मनुष्य जो भी है वो मरणशील है। तो इसी के आधार पर अब जो भी निकलेगा ना, यानी कि ये नियम बन गया कि सभी मनुष्य मरणशील है, एक नियम है। उसके आधार पर हो सकता है राहुल एक आदमी है जो कि मरणशील है, मोहन एक आदमी है वह मरणशील है। तो इस तरह का जो निकाला जाता है ना स्टेटमेंट, तो वो नियम के ही बेस पर निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं निगमन। और आगमन किसको बोलते हैं बच्चों, जिसमें आपको बोलेगा सभी मानव जो है
अब देखिए आगमन में होता है ना कि विशेष से ये समान की ओर चलता है। जैसे आपको बताते हैं, आगमन में होता है क्या कि आपको दे दिया, बोला कि एक आम हमने पका हुआ आम खाया और वह मीठा लगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट दे देगा, हो सकता है कि एक और आम हमने मतलब पका हुआ खाया और वह भी मीठा था। तो उसके बाद निष्कर्ष उसके आधार पर आगमन में क्या निकलता है कि जितने भी पके हुए आम होते हैं वो सब मीठे होते हैं। तो ये क्या हुआ, एक उदाहरण, दो उदाहरण हुआ, तीसरा उदाहरण हुआ, तब अंतिम उदाहरण बना कि भाई सभी पका हुआ आम मीठा हुआ। तो यानी उसमें उदाहरण के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है। लेकिन निगमन में वैसा नहीं होता, उसमें पहले नियम बनता है फिर उदाहरण बनता है। तो आशा है हमें कि आप सब समझ गए होंगे इस चीज़ को, और नहीं समझे तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक, उसको देख लीजिएगा तब आप समझ जाइएगा। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन है, विशेष से सामान्य की ओर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि विशेष से सामान्य की ओर निष्कर्ष जो हम लोग निकालते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं, ऑप्शन ए है निगमन, ऑप्शन बी है आगमन, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विशेष से सामान्य की जो एक निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है ना उसको निगमन बोलते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वही है सामान्य सिद्धांत, हमने बताया ना कि सिद्धांत या नियम, यानी कि देखिए मान लीजिए न्यूटन ने एक नियम दिया कि कोई भी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। यानी वो बताता है कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से कोई भी चीज़ ऊपर में लटकता नहीं बल्कि वो नीचे गिर जाता है, हवा में नहीं रह के पृथ्वी पे आ जाता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो ये एक सामान्य नियम है, ठीक है। और इस पे आप कोई भी चीज़ लगा लीजिए। अब मानिए कि इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई गेंद को ऊपर फेंकिए वह भी देखिएगा नीचे आके गिर जाएगा, तो दूसरा भी कोई पत्थर को फेंकिए वह भी नीचे आके गिर जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता चलेगा ना कि जो न्यूटन का लॉ है वो सही है, यानी कि जो नियम दिए गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की इतनी अत्यधिक है कि कोई भी चीज़ को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आके गिरता है। तो ये क्या है, एक नियम बन गया, ये सामान्य नियम है। तो इसी पे आधार पर हम लोग कोई एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो सामान्य सिद्धांत है और उससे जो निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, तो वह निगमन कहलाती है। यानी ए ऑप्शन सही है। आगमन में उदाहरण के बाद ये सामान्य सिद्धांत बनता है, और लेकिन निगमन में पहले सिद्धांत बनता है फिर उसका उदाहरण होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कारण, ये कारण है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, कारण कार्य नियम है, यानी कारण कार्य जो नियम होता है कारण कार्य वो कैसा नियम है यही पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है दार्शनिक, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है सामान्य, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना इनमें से सभी होगा, यानी जो कारण कार्य नियम है वो दार्शनिक, वैज्ञानिक और सामान्य सभी होते हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कारण होता है, कारण कैसा होता है यही चीज़ पूछ रहा है आपसे। पूर्ववर्ती होता है, अनुपाधिक होता है, नियत होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो कारण जो होता है ना वो उपरोक्त सभी होता है। यानी कि देखिए पूर्ववर्ती, कोई भी घटना घटित हुआ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर रहता है, आप भी जानते हैं कोई भी घटना घटने के पीछे कोई कारण होता है। तो वह क्या होता है, पहले जैसे देखिए 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति के पीछे का कुछ ना कुछ कारण तो था ना, तब तो 1857 में क्रांति हुई। तो उस घटना के घटित होने के पीछे पहले से ही चला आ रहा कारण था जिसने कि इस विद्रोह को जन्म दिया। तो इस तरह से आपको याद रखना है, पूर्ववर्ती यानी पहले से चला हुआ कारण वह भी होता है कारण का प्रकार। अनुपाधिक होता है यानी कि जो अनौपचारिक ना होकर, मतलब एक तरह से होता है, एक औपचारिक होता है एक अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब होता है कि उसमें हर एक चीज़ें मिली हुई हो, यानी कि उसके लिए ये नियम नहीं है कि यही होगा तब, यानी कुछ भी हो सकता है उसके लिए कारण। नियत यानी कि वो एकदम होना ही होना है। तो यह सभी कारण के प्रकार होते हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे से पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इनमें से सभी यही सब प्रकार होते हैं, तो ये सही है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन करा, यहाँ भी कारण ही है, कारण और कार्य होता है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कारण और कार्य होता है। ऑप्शन ए बराबर होता है, ऑप्शन बी असमान होता है, ऑप्शन सी है अनुपातिक होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये बराबर होता है, कारण और कार्य बराबर होता है, यानी कोई भी कार्य आप करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यानी कि ये दोनों एक साथ चलते हैं।
यानी देखिए कोई भी घटना घटित तो मान लीजिए कोई आदमी एक्सीडेंट किया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। जैसे कि मान लीजिए वो एक्सीडेंट अगर किया, कोई गाड़ी से अगर वो गिरा तो उसके पीछे का मेन कारण हो सकता है वह बहुत स्पीड में हो, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो अगर स्लो भी हो तो दूसरी गाड़ी जो उससे आके टकराई वह बहुत स्पीड हो। यानी ये कोई ना कोई कारण जरूर होता है कोई भी घटना के पीछे, और ये दोनों ही बराबर चलते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का यही होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तर्कशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तर्कशास्त्र जब हम बता रहे थे इसको, तो तर्कशास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यही पूछ रहा है। ए ऑप्शन है लॉजिक, दूसरा है लोगस, ऑप्शन सी है लैंगुअस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा लॉजिक। लॉजिक को ही तर्कशास्त्र बोला जाता है। अंग्रेजी में तर्कशास्त्र को लॉजिक बोलते हैं और ग्रीक भाषा में इसको लोगस बोलते हैं। तो ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब अगले प्रश्न को देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लॉजिक का अर्थ है, यानी लॉजिक शब्द जो है उसका क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए आपके पास है विचार या शब्द, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी है समझ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लॉजिक के बारे में हम जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे लॉजिक यानी तर्क, तर्क का अर्थ होता है विचार या शब्द। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 11 नंबर देखिए, अरस्तु ने कारण की संख्या बताई है, कारण है ये, करण नहीं, कारण की संख्या बताई है। तो अरस्तु के द्वारा कारण की संख्या कितनी बताई गई है यही पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 2, ऑप्शन सी है, बी है 4, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु के द्वारा कारण की संख्या 2 और 4 दोनों बताई गई है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो ये याद रखिएगा, अरस्तु के अनुसार कारण है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अरस्तु के अनुसार कारण है, आकारिक कारण होता है, अंतिम कारण होता है, अपादान कारण, उपादान कारण होता है, इनमें से सभी। तो देखिए अरस्तु के अनुसार कारण सभी, यानी कि आकारिक, अंतिम, उपादान, ये सभी जो है कारण के प्रकार होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। अरस्तु के अनुसार होता है क्या कि कारण के कई एक प्रकार हैं जिसमें आकारिक कारण होता है, उपादान कारण होता है, अंतिम कारण होता है, सभी होता है। ठीक है, अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लें हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन करता है प्रत्येक युक्ति में होती है, यानी कि प्रत्येक जो स्टेटमेंट होता है ना, मान लीजिए जब आपको हम बताएंगे स्टेटमेंट कैसे बनता है, स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है वही पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन होता है आधार वाक्य होता है, ऑप्शन बी निष्कर्ष होता है, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यानी प्रत्येक युक्ति में, प्रत्येक स्टेटमेंट में दो चीज़ें जरूर होती है, एक आधार वाक्य होता है और एक स्टेटमेंट ये कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होता है, जिसको हम बताए भी थे, लेकिन आपको याद ना हो तो आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट है, एक पका आम खाया वह मीठा लगा, दूसरा भी स्टेटमेंट आपका है, दूसरा पका आम खाया वह भी मीठा लगा। तो कंक्लूजन निकला यानी निष्कर्ष यानी आपको दिखेगा कि अतः हम कह सकते हैं कि जो भी पके आम होते हैं वह सभी मीठे होते हैं। तो ये जो अंतिम स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ये आपका कंक्लूजन हो गया। और ये जो एक आम पका खाया वह मीठा लगा, दूसरा आम पका खाया वह भी मीठा लगा, ये जो दोनों आप स्टेटमेंट ऊपर का देखिए ये आपका हो गया आधार वाक्य, यानी इसी वाक्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। यानी जिस वाक्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है उसी को बोलते हैं आधार वाक्य, ये याद रखिएगा। आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः युक्ति कितने प्रकार की होती है, यानी युक्ति के कितने प्रकार होते हैं सामान्य रूप से, यही पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही उत्तर आप सीधा जान लीजिए 2। आधार वाक्य, एक युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष दो ही चीज़ होता है, तो इसीलिए सामान्यतः युक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो वो 2 याद आपको रखने हैं। युक्ति में मतलब 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक आधार वाक्य और दूसरा निष्कर्ष। युक्ति का अर्थ होता है ना बच्चों, सीधा समझिए स्टेटमेंट, जो आपको क्वेश्चन कराएंगे ना आगे, जब उसको पढ़ा देंगे तब कराएंगे, क्योंकि अभी आप बोरीला हो जाइएगा, उसको समझ नहीं पाइएगा। रट लीजिए कि 2 ही चीज़ें होती है, एक आधार वाक्य होता है, दूसरा निष्कर्ष, यानी उसको कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः युक्ति होती है, यानी सामान्यतः युक्ति कैसी होती है। ए ऑप्शन वैध युक्ति होती है, दूसरा अवैध युक्ति होती है, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी युक्ति जो होती है वो वैध और अवैध दोनों होती है। मान लीजिए एक युक्ति आपको दिया गया जो कि सही नहीं है, फिर भी आपको सही मानना होगा, उसी को प्रीमाइसिस बोलते हैं, जिसको आधार वाक्य बोलते हैं। अगर कोई आधार वाक्य है और वो बोल दें कि सभी इंसान चीता है या सभी इंसान जानवर है, तो आपको मानना पड़ेगा, इंसान जानवर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर प्रीमाइसिस दे दिया यानी आधार वाक्य वही दे दिया कि सभी
जो व्यक्ति है वो चीता है या जानवर है या बाघ है या शेर है या गाय है, तो आपको मानना पड़ जाएगा कि हाँ वही सही है। तो समझिए, वो गलत होते हुए भी आपको सही मानना होगा, यानी भेद और अभेद दोनों हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न को आप समझिए। तर्क दोष के प्रकार हैं, यानी तर्क दोष कितने प्रकार के होते हैं यही पूछ रहा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, तर्क दोष के कितने प्रकार हैं, यानी प्रकार हैं कौन कौन। अकारगत तर्क दोष, वस्तुगत तर्क दोष, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अकारगत और वस्तुगत दोनों ही प्रकार जो हैं ये तर्क दोष के ही होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रासंगिकत्व दोष के प्रकार हैं। तो प्रासंगिकत्व दोष के प्रकार कौन कौन है उसी को चुनना है आपको। तो ए ऑप्शन है मुष्टि युक्ति, व्यक्तिपरक युक्ति, आज्ञामूलक युक्ति और इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, इनमें से सभी। यानी कि प्रासंगिकत्व दोष के प्रकार हैं मुष्टि युक्ति, व्यक्तिपरक युक्ति, आज्ञामूलक युक्ति, ये तीनों ही होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, परिभाषा के उद्देश्य हैं, यानी कि जो डिफिनेशन है उसका क्या उद्देश्य है यही पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन ए है शब्द भंडार में वृद्धि, अर्थ स्पष्ट करना, बी ऑप्शन। ऑप्शन सी है सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपको सही उत्तर इसमें चुनना है, तो इनमें से सभी, यानी परिभाषा का अर्थ जो होता है वो शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना होता है, उसके अलावा जो है अर्थ स्पष्ट करना होता है और सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना, ये तीनों ही चीज़ एक परिभाषा के उद्देश्य होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए, परिभाषा के प्रकार हैं, यानी परिभाषा के कौन कौन से प्रकार हैं उन चीज़ को देखिए। ए ऑप्शन है ऐच्छिक परिभाषा, ऑप्शन बी है कोशीय परिभाषा, ऑप्शन सी है निश्चायक परिभाषा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन आप देखिएगा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आए और इनमें से सभी का ऑप्शन अगर आपको मिलता है इस पेपर में, खास करके फिलॉसफी में, तो आप उसी में अब जाइएगा। अगर आपको पता चले कि आप नहीं जानते हैं उस चीज़ को ना, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन को मार के आइएगा, उसमें 90% ये चांस रहेगा कि वो सही होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें तर्क बहुत तरह का होता है और आप जान लीजिए कि आपको हम पढ़ा भी देंगे तो आप उतने चीज़ को नहीं जान पाइएगा, क्योंकि आपके कोर्स में बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ना बहुत कुछ होता है। फिलॉसफी बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि छोटा है। तो इसलिए आप डी ऑप्शन करके आइएगा तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि आपका सही होगा। ये ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि परिभाषा की विधियां हैं, यानी परिभाषा की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ए ऑप्शन आपसे कह रहा है वास्तवार्थक विधि और गुणात्मक विधि, और ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। वास्तवार्थक विधि हो या गुणात्मक विधि, ये दोनों ही परिभाषा की विधियां हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र निम्न में से किसका विज्ञान है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तर्कशास्त्र निम्न में से कौन सा विज्ञान है, किस तरह का विज्ञान है, यही पूछ रहा है। विचारों का, प्रमाणों का, धर्म का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी ये विचारों का जो है तर्कशास्त्र जो है विज्ञान है। जैसे आपको बता रहे हैं कि तर्कशास्त्र का हम पहले ही बताए थे, तर्क का अर्थ ही होता है लॉजिक शब्द से निकला है ये, और ये ग्रीक भाषा के लोगस से बना है। अंग्रेजी का तर्कशास्त्र को अंग्रेजी में लॉजिक बोलते हैं, और ये ग्रीक भाषा के लोगस से बना है, और इसका हिंदी मीनिंग जो होता है विचार या शब्द होता है। तो यानी तर्कशास्त्र जो है ये विचारों का विज्ञान है, ये याद रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आपके प्रश्न कैसे होंगे और आपको जानना कैसे है ऑब्जेक्टिव। इतना अगर रट के रखिएगा तो बहुत आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे आपके। जो पहले टॉपिक से आपको बनना होगा ना, फर्स्ट यूनिट से, तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। इसमें जितना भी हम क्वेश्चन आपको कराए ये सभी का सभी फर्स्ट यूनिट का था, और अगले यूनिट का भी बारी बारी से हम लोग करा देंगे। लगभग 100 क्वेश्चन हर एक पेपर में हम कराने का टारगेट रखे हैं, जिसमें से बहुत से पेपर में तो हो चुका है, उसको तो अब कराएंगे नहीं, जिसमें नहीं हुआ उसको हम ज़रूर करा देंगे। आप इस चीज़ का भरोसा रखिए, और अब तो एकदम रेगुलर आपका वीडियो आएगा, इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। चूँकि हम थोड़ा व्यस्त थे तो ये ठीक है, हमारी ये गलती थी, बट अब हम फ्री हैं, तो अब आपके लिए काम एकदम निश्चिंत रूप से, और बड़ा वीडियो बनेगा, अब छोटा नहीं बनेगा, क्योंकि अब उस पर हम काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको जोड़ते जाएंगे और उस पर कार्य करते जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा कि आपको कितना आता था और नहीं आता था, ये जरूर आप बताएंगे, और आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, आप इस चीज़ की प्रतिक्रिया जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।